खूब नारे उछाले गए, लोग बातों में टाले गए, जिनके मन में चोर था वो नियम से सिवाले गए। दुनिया का दस्तूर तो ऐसा ही है। राजस्थान में बजट पेश हो चुका है। सरकार से लेकर सियासी पार्टियां तक, समर्थक से लेकर आम जनता तक मीमांसा करने में लगे हुए हैं, क्या खोया क्या पाया। बजट की सियासत और बजट की पीछे की सियासत पर आज बातचीत करेंगे। बातचीत इस पर भी करेंगे कि आखिर बजट पर पेपर लीक हावी क्यों रहा और क्या इसे लेकर बड़ा बवंडर फिर से मचने वाला है। बात करेंगे किरोड़ीलाल मीणा से लेकर हनुमान बेनीवाल की सियासत पर। सचिन पायलट कहां सक्रिय हो रहे हैं इन दिनों, इन सारे मसले को समझाएंगे। क्यों बीजेपी के लिए शेखावटी इतनी जरूरी है और महिलाओं को लेकर क्या फोकस बीजेपी इस लिहाज से रख रही है कि पंचायत चुनाव में ये महत्वपूर्ण वोटर हैं। पता नहीं, मगर शुरुआत कर लेते हैं। बजट को लेकर जो मारामारी हुई है, सियासी दलों में कुछ नहीं मिला। विपक्ष कह रहा है, बीजेपी वाले कह रहे हैं सब कुछ मिला। कुछ लोग कह रहे हैं लोक लुभावन बजट नहीं है, क्योंकि दिल्ली से ज्यादातर चीजें तय हुई है। जिस तरह से तकनीकी रूप से यह सक्षम बजट दिखाई देता है, ऐसा लग रहा है किसी पेशेवर व्यक्ति ने बाहर से बनाकर दिया हो, वरना राज्य का बजट तो ऐसा होता है कि पूरे शहर में हर तरफ एलिवेटेड रोड दिखाई देते हैं, सुंदर चौराहा दिखाई देता है, दौड़ती हुई बसें दिखाई देती है, चमचमाते हुए स्कूल और अस्पताल दिखाई देते हैं। मगर ये बजट किसी और तरह का बजट है। यह भी जोखिम लिया गया है कि पंचायत चुनाव है, नगर निकाय के चुनाव है। इसके बावजूद कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये आधा अधूरा बजट है। ये जो लड्डू खिला रहे हैं भजनलाल शर्मा वित्त मंत्री दिया कुमारी को, एक ही लड्डू खिला रहे हैं, प्लेट वाला लड्डू बगल में रखा हुआ है, वहां पर कई लड्डू हैं। अब वित्त मंत्री दिया कुमारी बनी तो भजनलाल शर्मा जी की मर्जी से तो बनी नहीं है। तो दिया कुमारी ने एक तकनीकी रूप से राज्य को आगे ले जाने वाला सक्षम बजट पेश कर दिया है और लोक लुभावन बजट पेश करेंगे भजनलाल शर्मा 17 फरवरी को। आप सोच रहे होंगे क्या बकवास कर रहा हूं मैं, दो बजट पेश होते हैं क्या? मगर ये रवायत बनती जा रही है। चूंकि मुख्यमंत्री जी बजट पेश नहीं करते हैं, इसलिए अनुदान पर जब जवाब देते हैं आखिरी में बजट रिप्लाई में, तो फिर घोषणाओं की झड़ी लगा देते हैं और उस दिन जो लोक लुभावन घोषणाएं होती है वो बजट पर भारी पड़ती है। यही तो सियासत है। दिया कुमारी हाजिर जवाब भी हैं। हालांकि बजट जब वो पढ़ रही थी तो बहुत लय में नहीं दिखाई दे रही थी, मगर उनके हाजिर जवाबी के हम कायल हैं कि अगर कोई टोके तो पलट कर ऐसा जवाब देती हैं कि सामने वाला फिर कहता है कि मैडम बजट पर ध्यान दीजिए, बजट पढ़िए। एक तरह से कहा जाए तो बहुत सारी चीजों को लेकर आप चर्चा हो चुकी है। कितनी सड़क, कितना पानी, कितने अस्पताल, कितनी बिजली, इन चीजों को छोड़ दिया जाए। जो काम है सरकार का, इसे लेकर ही तो पैसा लिया जा रहा है, कर्ज लेकर घी पिया जा रहा है। अब बताइए, 79,000 करोड़ से ज्यादा का ओवरड्राफ्ट ले चुका है राजस्थान। कहां जा रहे हैं हम? फिर भी सोच रहे हैं कुछ नहीं मिला। अब क्या कटोरा लेकर मांग कर लाओगे और फिर जनता में बांटोगे? जो पिछली घोषणाएं हुई है वही हो जाए पूरी, इसे आप मनाइए। क्योंकि अशोक गहलोत ने ये एक परंपरा डाल रखी थी कि सब कुछ दे जाओ। उनका बस में रहता तो चांद भी दे जाते, और फिर कहते चांद दिया था, मिला कि नहीं। तो भजनलाल शर्मा जो 2 बजट पेश करके सब्ज बाग दिखा रहे थे, वो समझ गए हैं कि जनता इसे अच्छा नहीं मानती, इसलिए जितना हो सके उतनी ही घोषणा की गई है। सियासी रूप से शेखावटी पर ज्यादा फोकस किया गया है। पहली बार 32,000 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान
किया गया है। शेखावटी में पानी लाने के लिए हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से अभी तक विपक्ष पूछ रहा था, पैसे का तो प्रावधान है नहीं, बजटीय प्रावधान है नहीं, पानी कहां से आएगा। ये खुशी की बात है कि शेखावटी में पानी लाने के लिए बजट का प्रावधान हुआ है। झुंझुनू में बहुत ज्यादा कभी आंदोलन नहीं चला, मगर बहुत जरूरी एयरपोर्ट है। उस इलाके में एयरपोर्ट दूर दूर तक नहीं है, जहां पर बड़े बड़े उद्योगपति कभी रहा करते थे और कहीं आना भी चाहते हैं। पर्यटन के लिहाज से शेखावटी को खोला जा रहा है। पहली बार हवेलियां जो सुधारेगा उससे मदद भी की जाएगी। पर्यटन के नक्शे पर शेखावटी को रखा जा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं फोकस है शेखावटी का इलाका बीजेपी के लिए, क्योंकि वो जानती है कि एक सीट केवल सीकर कॉमरेड नहीं जीते हैं, विधानसभा में कम से कम 10 सीट तो मांगेंगे ही। जितनी लोकसभा के अंदर आती है उससे दुगनी, और फिर वहीं से बीजेपी के लिए रास्ता खुलेगा, क्योंकि वोट बैंक तो एक ही है। कांग्रेस से समझौता होगा तो कांग्रेस के क्षत्रप इतने मजबूत हैं कि वहां कैडर नहीं है, नेता के साथ ही पार्टी जाती है। हालात नागौर वाले हो जाएंगे, जहां पर पार्टी बची है या नहीं बची है, इसे लेकर बहस की जा सकती है। इसलिए वो इलाका बीजेपी के लिए फोकस करने वाला इलाका है, जहां पर इन्होंने किया है। अब पता नहीं चूरू में भी जिस तरह से झींगा पालन के लिए अनुदान की बात कही गई है, यह भी एक नई पहल है। हालांकि चूरू में कल से पानी के लिए आंदोलन भी शुरू हो रहा है, ट्रैक्टर लेकर लोग पहुंच गए, मगर मुझे लगा कि एक किसी विशेष हिस्से को अगर देखा जाए तो शेखावटी को फोकस किया गया है। भरतपुर में अब देखिए, पता नहीं क्यों जरूरी है, भजनलाल शर्मा को लगता है कि एक बार मुख्यमंत्री रहने के बाद फिर हेलीकॉप्टर में ही तो घूमना है, इसलिए वहां डीग में भी एयरपोर्ट की फिजिबिलिटी रिपोर्ट कराएंगे। अब वसुंधरा राजे ने झालावाड़ में करा लिया, कोटा बन ही रहा है, तो डीग में भी, हालांकि आगरा नजदीक है एयरपोर्ट, जयपुर भी कोई दूर नहीं है, पर फिर भी मुख्यमंत्री हैं, एयरपोर्ट की फिजिबिलिटी करा सकते हैं। भरतपुर को भी अच्छा खासा मिला है, मिलना भी चाहिए, सीएम वहीं के हैं। और जयपुर में सबसे ज्यादा मिला है तो सांगानेर को मिला है, बाकी किसी इलाके को ज्यादा मिला नहीं है। दूसरा फोकस मुझे अच्छा लगा महिलाओं को लेकर है। महिलाओं को लेकर जो महिला कर्मियों के लिए वात्सल्य सदन बनाने की बात कही गई है, जहां पर महिलाएं आती है काम करने छोटे छोटे बच्चों को लेकर। इसके अलावा ग्रामीण बीपीओ खोलने की बात कही गई है, ये राज सखी स्टोर खोलने की बात कही गई है, महिला संवाददाता बनाना, 1000 महिला बैंक सखी बनाना, 5000 महिला संवाददाता बनाना। तो मुझे लग रहा है कि ये, या फिर जो 50 लाख रुपए का ऋण था उसे 1 करोड़ तक करना, ये सारी चीजें हैं जो महिलाएं कामकाजी हैं उनके लिए हैं। बाकी तो शहरिया आदिवासियों के, बाकी आदिवासियों के खाते में पैसे जाएंगे महिलाओं के, वो अलग है। मगर लखपति दीदी को भी 1 लाख से लेकर 1.5 लाख तक किया गया है। तो महिलाओं को खास तौर पर बीजेपी अपने हर राज्य में फोकस करती है। हालांकि लाडली बहन योजना जैसी योजना यहां पर 2027 में लाई जाएगी, क्योंकि 28 में चुनाव है, या फिर 28 के बजट में लाई जाएगी। बीजेपी महिलाओं के वोट बैंक की काबिलियत को या फिर उनकी ताकत को समझ लिया है, जिसकी वजह से ये फोकस किया गया है। बाकी टूरिज्म में शेखावटी को ज्यादा फोकस किया गया है, और जो इलाके हैं जैसलमेर, जालोर, वहां पर, हालांकि देखिए जैसलमेर में आप कभी घूमने गए हो तो टूरिस्ट सम में जाते हैं, और सम मुस्लिम बहुल इलाका है। बीजेपी जब से सत्ता में आई है तब से कोशिश कर रही है कि मुस्लिम बहुल इलाकों में टूरिस्ट कम जाएं, और खुड़ी जहां पर हिंदू हैं वहां पर अल्ट्रा लग्जरी फैसिलिटी बनाया जाएगा। सीएम भी खुड़ी में ही गए थे, और बीजेपी के सारे टूरिज्म के प्रोग्राम खुड़ी में ही किए जा रहे हैं। वहां पर भी टूरिज्म में भी हिंदू मुस्लिम का तड़का दिखाई दे रहा है बीजेपी का। हालांकि 60,000 वरिष्ठ जनों को विदेश से लेकर देश तक की यात्रा हवाई जहाज से एसी तक ही कराई जाएगी, और 13 करोड़ से ज्यादा बजट रखा गया है मंदिरों में पूजा पाठ के लिए। बहुत सारे मंदिरों के जीर्णोद्धार की बात भी की गई है। ये तो बीजेपी का एक हिस्सा है, पर फिर भी
जिस तरह से बांटे जाते हैं पैसे, वो उस पर परहेज किया गया है और कोशिश की गई है कि जो जो चीजें, नई चीजें हैं, एआई है, सेमीकंडक्टर है, ये जो फोकस पहले गुजरात जैसे इलाकों राज्यों में होता था कि स्पेशलाइज्ड पैकेज लगाकर हम उद्योगों को आगे बढ़ाएं, उस पर फोकस किया गया है। तो इसी वजह से मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि सेंटर के दखल से ये बजट तैयार हुआ हो। एक पत्रकार ने पूछा, मुख्यमंत्री जी, कांग्रेस के राज में तो कहा जा रहा था कि भारी घाटा है राज्यों में, आपके राज्य में तो घाटा दिखाई नहीं देता है। तो अखिल अरोड़ा सबसे ज्यादा हंस रहे थे, क्योंकि अखिल अरोड़ा उस समय वित्त संभाला करते थे और प्रमुख सचिव हैं मुख्यमंत्री के, और अखिल अरोड़ा जानते हैं कि उस समय से ज्यादा कर्ज लिया जा रहा है, इसलिए वो सबसे ज्यादा हंस रहे थे सवाल पर और मुख्यमंत्री जी के जवाब पर फिर भी मेरे हिसाब से ये बजट बहुत ही अच्छा बजट कहा जा सकता है, इस लिहाज से कि राजस्थान के पास जो संसाधनों की कमी है उसके अंदर ये बेहतरीन बजट देने की कोशिश की गई है। और भजन लाल शर्मा इस रवायत को तोड़ना चाहते हैं कि जो हो न सके उसे क्यों बोलते हो, क्योंकि 2 बजट से ये यही करते आ रहे थे। अच्छी बात है कि इस बार बड़ी बड़ी बातें नहीं की गई है, बातें उतनी ही की गई है जितनी की जा सकती है, पर फिर भी छोटे छोटे सामाजिक पहल हुए हैं। अस्पतालों में अटल भोजनालय, जो मरीज आते हैं उनके लिए, क्योड़ीलाल मीणा गए थे जाड़ौता गांव में, जहां पर बाढ़ से पूरा गांव ही बह रहा था, उसके लिए स्पेशल पैकेज दिया गया है। तो कुछ चीजें ऐसी है जो न्यूज को भी ध्यान में रखकर पैकेज दिया गया है। फिर भी मुझे लग रहा है कि हमें इंतजार करना चाहिए 17 फरवरी को, क्योंकि जानते हैं भजन लाल शर्मा, ये अगर जनता को बड़ी राहत देनी है तो मैं ही दूं, दिया कुमारी जी क्यों दें। ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सच हो। तो 17 फरवरी को मुझे लग रहा है कि बहुत सारी लोक लुभावन घोषणाएं होगी। ये बजट के बाद के प्रेस वार्ता का दृश्य है। इस बार भजन लाल शर्मा पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए दिखाई दिए, रमते जा रहे हैं थोड़ा और बोलने में सिद्धहस्त हैं, मगर नए हैं चूंकि, इसलिए वक्त लग रहा है। पहले से बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से पत्रकारों के सवालों का जवाब देने लगे हैं। विधानसभा में जितना बोलेंगे उतना ज्यादा बेहतर होगा, मगर पता नहीं क्यों राजस्थान के मुख्यमंत्रियों ने एक रवायत बना रखी है कि मुख्यमंत्री हैं तो विधानसभा में कम बोलेंगे, कम बैठेंगे। पहली बार के सीएम हैं, ज्यादा बैठेंगे तो ज्यादा जवाब, हाजिर जवाबी की आदत बनेगी। वरना जरूरी नहीं है सीएम है तो हर कुछ जानते हैं, हम पत्रकार हैं तो हर कुछ जानते हैं, कोई जरूरी नहीं है। इसलिए हाजिर जवाबी होनी चाहिए, हर चीज का नॉलेज हो, ये जरूरी नहीं है किसी के लिए भी। मगर ये देखिए, ये पता नहीं शांति धारीवाल हों या कांग्रेस के दूसरे नेता हों, ये शर्मिंदा करने वाले दृश्य क्यों लेकर चले आते हैं विधानसभा में। रोहित वोरा को जिसने भी आज देखा, वहां महिलाएं भी हैं, सदन में बैठी हुई विधायक, महिला कर्मी भी हैं, महिला अधिकारी भी बैठे रहती है, महिला पत्रकार भी बैठे रहते हैं। इस तरह के अशोभनीय जो उन्होंने दृश्य किया, अब इसको मैं दिखाना नहीं चाहूंगा, बस इतना ही दिखाना चाहूंगा कि ये रोहित वोहरा हैं और ये विधानसभा में जो ये कर रहे थे बहुत ही शर्मनाक था। देखिए, इनको भी थोड़ा सा ज्ञान का घमंड है, मगर इसके बावजूद ये कहा जा सकता है कि जो कुछ इन्होंने किया ये बहुत ही अशोभनीय था और इससे बचना चाहिए। अब पता नहीं इन्होंने क्यों किया है। कहा जा रहा है कि सत्ता पक्ष को दिखाते हुए उन्होंने इस तरह की हरकत की है, पर मुझे लग रहा है कि माफी मांगनी चाहिए। अब कई लोग मजे ले रहे हैं कि जब विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी कैमरा लगा रहे थे तो इसीलिए डर रहे थे क्या, क्योंकि विरोध करने वालों में ये भी थे। बचना चाहिए। पता नहीं, विधायक हैं और फिर भी जानते हैं कैमरे की नजर में हैं, 2-3-4 घंटे तो सहमित बैठ ही सकते हैं, बाकी जैसा चरित्र रहता है वो बाज कहां आता है। पर अब बजट के अगले दिन कांग्रेस ने किस विषय पर हंगामा किया आपको पता है? राइट टू हेल्थ बिल क्यों नहीं लागू हो रहा है राजस्थान में। अशोक गहलोत ने बहुत अच्छी बात कही थी और उनकी बातों को संयोग कर रखना चाहिए कि इंटरनेट के जमाने में
लोग मूर्ख समझते हैं क्या कि जनता भूल जाएगी? अब बताइए। राइट टू बिल लेकर आए, प्राइवेट अस्पतालों ने हड़ताल की और राइट टू बिल को ये ठंडे बस्ते में डाल दिए। अब सोच रहे हैं कि साल भर हमारा वाला और 2 साल इनका वाला, 3 साल में जनता को कहां याद है। इसलिए टीकाराम जूली को सुबह सुबह ही पकड़ा दिए कि इसे लेकर विधानसभा में हंगामा कर देना है गोविंद सिंह डोटासरा को कि राइट टू बिल लागू क्यों नहीं हो रहा है। अरे जनाब, आपने बिल बनाया, आप ठंडे बस्ते में डाल गए और फिर राजस्थान की जनता को मूर्ख बना रहे हो। मूर्ख बनाने की एक कला जो आप में है, जनता समझ चुकी है। हर चीज का एक्सपायरी डेट होता है, आपके इन कलाओं के एक्सपायरी डेट हो चुकी है। इसलिए कांग्रेस का भद मत पिटवाइए ऐसे मुद्दे पर कि जनता कहे कि शर्म नहीं आती है। तुम इसे ठंडे बस्ते में डाल दिए और बीजेपी वालों से कहते हो इसे लागू करो। अच्छा होता आप एक और बिल पारित करा जाते कि राजस्थान के हर घर में एक एक चांद दिया जाएगा। चांद एक है तो क्या, हम हर घर को बांट देंगे और फिर कहते बीजेपी वालों चांद दिया कि नहीं अभी तक। मगर इसका जवाब दिया स्वास्थ्य मंत्री ने। इन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल्स एसोसिएशन, आईएमए, उपचार नर्सिंग होम सोसाइटी से इन्होंने बैठ के समझौता किया। समझौता जो था इन्होंने एक्ट में ये नहीं लाए। और इसके अलावा भी अध्यक्ष महोदय, ये जो है इनके सरकार के कितने एक्ट्स हैं जो इन्होंने गवर्नर को भेज के इन्होंने बीच में मंगा लिए। इनको कह रहे ना रूल्स क्यों नहीं बनाए, इनका मेन प्रश्न है रूल्स क्यों नहीं बनाए। रूल्स इसलिए नहीं बनाए क्योंकि ये जो ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं फ्री, हमारी तो मां योजना जो है इतनी बड़ी योजना है कि हमें इस एक्ट को लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये ले आए थे, अब ले आए ठंडे बस्ते में डाल दिए। सोच रहे 3 साल में जनता भूल गई, राजस्थान की जनता। देखे क्या है कि नेता इसी आधार पर राज करता है और राजस्थान में एक बार तू एक बार मैं का राज इसी आधार पर चल रहा है कि पिछले वाले की कारगुजारियां जनता भूल जाती है। मगर अशोक गहलोत ने खुद ही कहा है, इंटरनेट का जमाना है, लोग याद रखे हुए हैं कि आपने समझौते के तहत इस बिल को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। इसलिए आज न केवल विधानसभा का समय बर्बाद किए हो बल्कि कांग्रेसियों को भी बेइज्जत कराए हो आप। अब होता क्या है कि इंटरनेट के जमाने में स्विगी रिपोर्टर हैं। स्विगी रिपोर्टर क्या हुआ, जो ट्विटर पे हैं, यूट्यूब पे हैं, या फिर स्विगी रिपोर्टर कहीं भी हो सकते हैं, टीवी में भी हो सकते हैं, जो यहां से सुनते हैं और वहां पेस्ट कर देते हैं। उन्हें इतना जानना भी जरूरी नहीं होता है कि वो बिल जब बना था तो क्या हुआ था। उन्हें झट से लगा दिया कि राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हम बिल के नियम नहीं बनाएंगे। अरे महाराज, स्विगी रिपोर्टर्स ये पता तो कर लेते कि अशोक गहलोत ही से ठंडे बस्ते में डाल गए थे। पूरा चुनाव हो गया, नाम ही नहीं लिया था इस राइट टू हेल्थ बिल का, जिस तरह से पूरे चुनाव में नाम नहीं लिया था उड़ान योजना का। उड़ान योजना क्या है पता है? सैनिटरी पैड्स स्कूल में बच्चियों के बांटने का। इसके लिए कोई बजट नहीं रखा, मुफ्त दवा योजना का बजट काट करके उड़ान योजना बना दी और इतने घटिया स्तर के सैनिटरी पैड सप्लाई किए कि पूरे चुनाव प्रचार में नाम नहीं लिया इन्होंने। अब भी फिर से नाम लेना शुरू कर रहे हैं कि इन्हें लगता है कि राजस्थान की जनता भूल गई 3 साल में। इसी आधार पे तो ये लौटते रहे हैं। मगर मैंने कहा ना, इंटरनेट का जमाना है। और ये तस्वीर मुझे देखकर पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि हम कितना भी पढ़ लिख जाएं, अपने वर्जनाओं से, बंधनों से ऊपर नहीं उठ पाते हैं। अब ये जातिगत नेताओं की मीटिंग क्यों जरूरी है, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। ये सिर्फ राजपूत विधायक या मंत्री बैठे इसलिए नहीं कह रहा हूं मैं, जाट बैठे, गुर्जर बैठे, मीणा बैठे। जात के आधार पर किसी भी मीटिंग को करने की क्या जरूरत है इस देश में, ये समझ में नहीं आया। कोई भी जाति हो, उसमें एक सक्षम जाति पक्ष होता है, एक अक्षम होता है। मगर सबसे ज्यादा संगठन ब्राह्मणों का है, राजपूतों का भी है, जाटों का भी है, मीणा समुदाय का भी, सारी ही जातियों का है। और इनका काम क्या है?
अपनी अपनी दुकानें चलाना। जाति को ये तब प्रयोग में लेते हैं जब इन पर कोई संकट आ पड़े। जैसे जितने अधिकारियों के एसोसिएशन है ना, भ्रष्ट अधिकारी आए, कोई पकड़ा जाए तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं, मगर किसी अधिकारी पर कोई जनता आक्रमण कर दे या कुछ बोल दे या कुछ कह दे तो ये हड़ताल पे जाते हैं। तो आप समझिए कि ये संगठन जो हैं किस तरह से काम करते हैं। मगर फिर मुझे लगा कि कोई बड़ी बात हुई होगी। अब क्षत्रिय युवक संघ ने बुलाई है ऐसा लग रहा है मुझे, पर ठीक है, अब राजपूत बैठे हैं नेता, हो सकता है समाज की कुछ अच्छी बातें किए होंगे, मगर समाज जो है एक यूनिट के रूप में, इसे जाति के रूप में नहीं देखना चाहिए। मैं किसी भी जाति के लिए कहता हूं, पर यह मजबूरी होती है नेताओं की, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि राजपूत बहुत नाराज हैं बीजेपी से और राजपूत इस बार सबक सिखा देंगे, ब्राह्मणों का राज है अब अगड़ी जातियों में। अब देखिए, जिसके काम नहीं होते हैं वो जाति के आधार पर इल्जाम थोप देता है, मगर आम जनता को जातिगत आग्रह से कोई दिन भर दो चार होना पड़ता हो ऐसा दिखाई देता नहीं है। बेईमान तो किसी भी जाति में होगा और बेईमान व्यक्ति ही जाति आधारित काम करेगा। पर फिर भी ये सभी जातियों में है, कोई राजपूत में है ऐसी बात नहीं है। उधर किरोड़ीलाल मीणा ने कल गोविंद सिंह डोटासरा को एक पर्ची भेजी है। उस पर्ची को लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं कि किरोड़ीलाल मीणा ने आखिर गोविंद सिंह डोटासरा को क्या पर्ची भेजी है। और जिस तरह से गोविंद सिंह डोटासरा बाहर निकले और बजट के दिन उन्होंने कहा कि पेपर लीक को लेकर एक लाइन उन्होंने बोला है, और बाबूलाल कटारा की जमानत को लेकर डबल एजी तक नहीं भेजा गया सुप्रीम कोर्ट में। बात तो सही है, बाबूलाल कटारा को कौन छुड़ाना चाहता है और क्या वह बीजेपी के बेहद करीबी है कांग्रेस नेता, ये बच्चा बच्चा जानता है। मगर ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है कि जिनके मन में चोर है वो नियम से सिवाले जा रहे हैं। बाबूलाल कटारा से पूछताछ भजनलाल शर्मा की एसओजी नहीं कर रही है। जो कुछ उसके मन में है उसे नहीं पूछना चाह रही है, और उसके पीछे एक बड़ी सियासत है। उस सियासत को नंगा करेंगे डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, आज नहीं तो कल करेंगे ऐसा कहा जा रहा है। तो बाबा कभी भी बागी हो सकते हैं, इसलिए अगर कोई पर्ची भेज रहे हैं गोविंद सिंह डोटासरा को तो समझिए ये भी उत्तर देखते हैं तो दक्षिण वार करते हैं। ये उन नेताओं में से हैं। इसलिए इधर सचिन पायलट पहुंचे थे विकास चौधरी के यहां छोटे भाई की शादी में, और अभी शाम को अशोक गहलोत भी गए हैं। विकास चौधरी बीजेपी से आए हैं मगर कांग्रेस में एक एसेट हैं, और हमेशा देखता हूं कि युवाओं में बहुत लोकप्रिय हैं। विकास चौधरी जैसे नेता बीजेपी से अगर कांग्रेस में आते हैं तो कांग्रेस को फायदा ही है। मगर कई बार मैं सोचता हूं कि राहुल गांधी कहां फंसा देते हैं कांग्रेसियों को। अब बताइए, कोई नेता अगर बीजेपी से कांग्रेस में आए तो ठीक है, कांग्रेस से बीजेपी में जाए तो गद्दार है। और बिट्टू को उन्होंने कहा दिया गद्दार दोस्त। अब जब ये राहुल गांधी कहते हैं तो मैं सोचता हूं विकास चौधरी, राहुल कसवा बेचारा क्या सोचते होंगे। अब ये टिकट कटने की वजह से तो आए नहीं हैं कांग्रेस में, ये तो विचारधारा से आत्मस्वाभिमान की वजह से आए हैं। यही कहते हैं नेता कि स्वाभिमान की वजह से मैं आया हूं। अब ये गद्दार जब वो कहते हैं उधर वाले को, तो इधर वालों पर बहुत गहरी चोट पहुंचती होगी। अब गोविंद राम मेघवाल जैसे कुछ बुजुर्ग नेता भी हैं जो बीजेपी से आए हैं, तो मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी जल्दीबाजी कर देते हैं। अब इधर वाले भी बहुत इधर आ रहे हैं, इसलिए ऐसे बातों से बचना चाहिए। अब राहुल कसवा हो या विकास चौधरी हो, ये सक्षम और अच्छे नेता हैं, इन्हें घर में एडजस्ट करना चाहिए, ना कि दूसरे दल से आए नेताओं को गद्दार करना चाहिए, ताकि इन्हें भी मन महसूस कर बैठना पड़े। इधर शादी में पहुंचे हनुमान बेनीवाल। जब शादी में भी जाते हैं तो देखो आजकल क्या है, शादी में भी माइक पकड़ा दिया जाता है कि 2 शब्द बोल के आए। तो वहां पर उन्होंने समझाया लोगों से, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और देश के किसानों को आवश्यकता पड़ी तो सबसे नई पार्टी ने अगर सादत दी
तो आपकी बनाई हुई आरएलपी पार्टी ने मोदी की सत्ता को ठोकर मार के किसानों को सड़कों पर संघर्ष किया। मुझे क्या करना है भी वापिस आए और आज आपका जोश देख के लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि या तो आप सत्ता में पूरा लाओगे या लाओगे जोश देकर नहीं जोश तो अपने को वोट में कन्वर्ट करना है। अभी पुणे के ऊपर में फाटक संख्या 2 फाटक है। कौन सी फाटक है? का फाटक। या 1 घंटे में मुझे ठहरना पड़ा तो अंदाज लगाओ लोगों को 12 घंटे ठहरना होगा। बिंदाई का फिर आपकी जोबनेर जो मेरा जो जोबनेर वो कह रहे हैं कि बिंदाई का जोबनेर जैसे फाटकों पर 1 घंटा मुझे खड़ा रहना पड़ा, मैं सत्ता में आ गया तो अगली बार आऊंगा तो फिर ये फाटक बनने पर ही आऊंगा। अब बेनीवाल जी आप तो फाटक पे फंसे हो, हम तो मुख्य सड़क पर फंसे रहते हैं 1-1 घंटे। 20 किलोमीटर जाने में घंटा भर लग जाता है। जयपुर की हालत है। अब सरकार ने कहा सिग्नल फ्री करेंगे, लोग मजे ले रहे हैं। सिग्नल फ्री होगा, ट्रैफिक फ्री नहीं होगा। गाड़ियां तो वैसे ही रहेंगी जैसे रेंग रही है, बस सिग्नल पर रुकेंगे नहीं आप, क्योंकि फ्लाईओवर बन गया। मैं क्यों कह रहा हूं कि ये जो अंबेडकर नगर से अंबेडकर सर्किल से फ्लाईओवर बना है सोडाला सब्जी मंडी तक, उस पर आप चढ़ जाइए तो चढ़ते ही जाम लग जाता है। फ्लाईओवर पर इतना जाम मैं पहली बार देखा हूं। इसलिए हनुमान बेनीवाल सही कह रहे हैं, मगर ये कह रहे हैं कि जो जोश दिखाई दे रहा है उसे वोट में तब्दील करोगे ना। इस बार कहीं जा रहे हैं तो पूरे वादा ले रहे हैं कि ऐसे मत बुलाओ और ताली बजाओ, कुछ कमिटमेंट भी करो, क्योंकि संसद में इतने सांसद हैं, तुम्हारी आवाज अकेले मैं ही उठाता हूं। और जब ये बोलने उठते हैं तो मैं देखता हूं कि आसपास जो सांसद बैठे रहते हैं वो तुरंत हेडफोन लगा लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अब हंसने की बारी है। आप देखते राजस्थान तक। नमस्कार। जयपुर से शरद कुमार।